जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 27 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पिछले कुछ दिन से मैं कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ और शायद आज भी मैं कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस नहीं करूँगा। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन प्रत्येक दिन मैं ये कर रहा हूँ कि आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको टिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा प्रत्येक दिन मैं कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके संबंधित कुछ जानकारी मैं कुछ 10 मिनट का वीडियो बना करके यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूँ। देखो अभी समय नहीं मिल रहा, उसका रीज़न है कि बिहार में 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और कुछ संस्थान के लिए मैं अभी कुछ क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी कम समय अभी मिल रहा है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसके लिए मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, तो 2 घंटे देना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ये समय नहीं दे रहा हूँ। कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और उसको क्या पढ़ना चाहिए और कितना पार्ट उसको पढ़ना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट पेज पे ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ को ज़रूर आप लोग देखें। 15 सितंबर से नियमित रूप से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 सितंबर से शुरू होगा, ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है? अधिक इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि एक संस्थान के बारे में आपको जानना, जिसे हम बोलते हैं नगर विमानन महानिदेशालय, DGCA। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी विमानन को लेकर के अगर कोई भी रेगुलेशन होगा, कोई भी नियम बनाने का काम होगा, तो बेसिकली ये संस्था आपको एक्शन लेती है, ये संस्था रेगुलेट करती है। तो इस संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में था। आई थिंक 2016-17 में ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में था। और चर्चा क्यों था कि आज जो है पेपर आप पढ़ोगे तो 3 न्यूज़ आपको, इनफैक्ट 3 न्यूज़ आपको मिल जाएगा जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के। देश में 3 रिफॉर्म्स की लगातार चर्चा होती है और मैं लगातार आपको बोलता हूँ कि तीनों रिफॉर्म्स पे आपके पास सेपरेट जो है कंटेंट होना चाहिए, सेपरेट नोट होना चाहिए। एक तो जुडिशियल रिफॉर्म्स लगातार चर्चा होती है और लगातार क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट आपको एसए में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। दूसरा होता है पुलिस रिफॉर्म्स और तीसरा होता है जेल रिफॉर्म्स। तीनों ही रिफॉर्म्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार, जेल सुधार और जेल रिफॉर्म्स यानी जेल सुधार, न्यायिक सुधार और पुलिस सुधार, ये तीनों ही रिफॉर्म्स के बारे में आपके पास सेपरेट नोट होना चाहिए। अब देखो ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है कि एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर के इन पे जो है केस चला था और सर्वोच्च न्यायालय, ये हाईकोर्ट के जज हैं और इन पे सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि इसे आप बर्खास्त किया जाए, इसे बर्खास्त किया जाए, इसका रिकमेंडेशन उन्होंने कर दिया था। 2016-17 में सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने हाईकोर्ट के इस जज को बर्खास्त करने का रिकमेंडेशन कर दिया था। लेकिन सोचो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी जज को बोल रहा है, किसी हाईकोर्ट के जज को बोल रहा है कि आप इसे बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन जज को क्या बर्खास्त करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। जज को हटाने की प्रक्रिया भारत में काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया है। उसके लिए सबसे पहले आपको लोकसभा जाना होता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा जाना होता है, या राज्यसभा या लोकसभा में पहले जाएंगे, दोनों में से किसी एक चैम्बर में जाएंगे, उसका बिल पारित होगा, उसके बाद जो है फिर राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होगा, उसके बाद जाकर के किसी जज को हटाएंगे। तो जज को हटाने की प्रक्रिया भारत में काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया है। जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है किसी जजों को हटाने के लिए, चाहे वो हाईकोर्ट के जज हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के जज हो। तो इसलिए चर्चा रहता है कि जज को हटाने की प्रक्रिया, मान लो किसी जज पे अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप आ गया, तो ऐसे कंडीशन में उस जज को हटाने की प्रक्रिया काफ़ी टफ प्रक्रिया, तो इसी को लेकर के चर्चा होता है कि इसे आसान बनाया जाना चाहिए। अब देखो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, नारी शक्ति से लगातार मजबूत हो रहा है भारतीय लोकतंत्र। देखो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। तो सबसे पहले तो आपको निर्वाचन आयोग के बारे में पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग जब शुरुआत हुई थी तब 1 सदस्यीय संस्थान थी,
बाद में जाकर करके निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय संस्थान बना दिया गया। अभी निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय संस्थान है, यानी 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य में सिर्फ ये जो सदस्य हैं, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसको जो है पद से जो हटाया जा सकता है वो हटाया जा सकता है उसी प्रक्रिया के द्वारा जिस प्रक्रिया से हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त होगा, देखो 3 चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जिस प्रक्रिया से हटाया जाएगा वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के इक्विवेलेंट है, या हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के इक्विवेलेंट है, या सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने की प्रक्रिया के इक्विवेलेंट है। लेकिन ये जो अन्य 2 आयुक्त होगा उसको सेम शक्ति प्राप्त है, सेम उसको पावर प्राप्त है, सेम सैलरी भी मिलता है। लेकिन अंतर ये है कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ इतना है कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त रिकमेंडेशन दे दे, लिख के दे दे राष्ट्रपति को कि इन्हें हटा दीजिए, तो ये राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश के अनुसार या मुख्य चुनाव आयुक्त को सुझाव के अनुसार इन्हें पद से हटा सकती है। तो ये सब बेसिक जानकारी है निर्वाचन आयोग के बारे में। जब भी आप पढ़ें तो ये सब पढ़ सकते हैं और ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के आपके बुक में। बाकी इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लेना। अब देखो वायु प्रदूषण के बारे में भी आपके पास एक कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए। दिल्ली एयर पोल्यूशन काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है और प्रत्येक दिन पेपर में चर्चा होता है। मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि 15 सितंबर से लेकर के 15 मार्च तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है। ऐसी कंडीशन में कोई भी मान लो राष्ट्राध्यक्ष अगर दिल्ली आते हैं तो भारत की एक तरह से बेइज्जती होती है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति आएंगे, मान लो रूस के राष्ट्रपति 6 दिसंबर को भारत आने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में एयर पोल्यूशन का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। तो इसलिए एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या क्या काम कर रही है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। दिल्ली के एयर पोल्यूशन का क्या रीजन है उसका होना चाहिए, और दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें एक उपाय ये है वायु दूत की भी स्थापना किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार मिलकर के दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो जो उपाय कर रही है उस सभी की कॉन्क्रीट नोट आपके पास होना चाहिए। बाकी इस न्यूज़ को पढ़ लेना आप लोग। देखो ये न्यूज़ भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं जुडिशियल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। कल संविधान दिवस था, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। इंडियन मिल्क डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 दिसंबर को। और 26 दिसंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 26 दिसंबर को ही संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था पहली बार। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद जुडिशियल रिफॉर्म्स। देखो ये भी जुडिशियल रिफॉर्म से कनेक्टेड है। मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय करने की पहल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है। अब सोचो भारत में इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ोगे आप, प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में, आई थिंक 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में एक बात कही गई थी, एक बात यह कही गई थी कि न्यायपालिका में जो लंबित मैटर है, लंबित पेंडिंग मैटर है, उसके कारण भारत के जीडीपी को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 7 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो न्यायपालिका के पेंडिंग मैटर के कारण, अब सोचो होता क्या है, जैसे मान लो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में ज़मीन का डिस्प्यूट है। अब ये ज़मीन का डिस्प्यूट है ना, तो ए यहाँ पे कोई काम कर सकता है ना बी यहाँ पे काम कर सकता है, और पता चल रहा है कि 25 साल तक इस ज़मीन पे डिस्प्यूट रहा, तो 25 साल तक ना इस ज़मीन का ए यूज कर पाया और ना ही बी यूज कर पाया। तो ये कहीं ना कहीं भारत के रेवेन्यू को काफ़ी हद तक कम करता है, भारत के लोगों की प्रॉस्पेरिटी को कम करता है। तो इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस डिले को दूर करने के लिए केंद्र सरकार या सर्वोच्च न्यायालय इस तरह की पहल कर रही है कि एक समय सीमा तय होना चाहिए कि भाई ये मैटर है, इसको सॉल्व हमको 1 साल के अंदर कर लेना। अब देखो यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ए सूर्य प्रकाश की पुस्तक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इस पुस्तक के बारे में आपको डायरेक्टली वनडे एग्जाम पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस पीपीएससी को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचित डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए सूर्य प्रकाश इसके लेखक है।
अब इसको भी पढ़ सकते हो। CDS रावत ने दी संसदीय समिति को सशस्त्र बलों की तैयारी की जानकारी। 26/11/2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला होता है। 26/11 को ही आतंकवादी हमला होता है, तो उसे कभी भारत नहीं भूल सकता, आप लोग को भी नहीं भूलना चाहिए। 13वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। अजमल कसाब जिसमें पकड़े गए थे। अब देखो 26 नवंबर को यानी कल के दिन ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, उसका रीजन था कि हमारे देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो जुड़े हुए थे, वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से जुड़े हुए थे। उनकी जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। सिन्हा के जरिए भगोड़ों की स्वदेश वापसी में आ सकती है तेजी। देखो जब मैं सीबीआई के बारे में डिस्कस करता हूं तो सीबीआई के बारे में मैं आपको बताता हूं कि सीबीआई इंटरपोल के सहयोगी संस्था के रूप में भारत में काम करती है। यानी भारत से किसी तरह का हेल्प चाहिए सीबीआई इंटरपोल को, तो वो सीबीआई से कंसल्ट करेगी। भारत में किसी तरह का कोई निरीक्षण करना है इंटरपोल को, तो वो सीबीआई से सलाह लेगी, सीबीआई के माध्यम से काम करेगी। और विदेश में अगर किसी तरह की कोई गतिविधि करना भारत को, तो वो सीबीआई क्या करेगी, इंटरपोल से मदद लेगी। यानी विदेश में इंटरपोल हमारा मदद करता है और देश में हम इंटरपोल का मदद करते हैं। इंटरपोल सीबीआई इंटरपोल की सहयोगी संस्था के रूप में काम करती है। अब देखो हुआ क्या, सीबीआई के विशेष निदेशक रहे हैं प्रवीण सिन्हा। इसे इंटरपोल कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। तो निश्चित तौर पे ये व्यक्ति जो है, ये प्रवीण सिन्हा है, सीबीआई के विशेष निदेशक हैं और इसे इंटरपोल के कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है। निश्चित तौर पे जो भगोड़ा है हमारे अन्य देश में पैसा लेकर भाग गए हैं, उसे भारत वापस लाने में, इंटरपोल के साथ मिलकर काम करने में ये एक सकारात्मक भूमिका होगी। इसी को इस न्यूज में दिया गया। गुजरे जमाने के कानूनों से नहीं होगा कृषि और किसानों को भला। देखो कृषि रिफॉर्म्स को लेकर के सरकार जो 3 कानून लाई थी, उसको सरकार वापसी कर चुकी है। 3 कानून पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। उस 3 कानून क्या है, उसका क्या प्रोविजन है, क्या उसका प्रोज है, क्या कौन सा है, क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है, वो वीडियो आप लोग जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। बाकी इसको आप लोग पढ़ लेना। और इस तीनों कानून को सरकार रद्द कर चुकी है। विश्व पे मंडराता चीनी खतरा, ये भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जरूरी है क्रिप्टो करेंसी का नियमन। क्रिप्टो करेंसी का नियमन जरूरी क्यों है, उसका रीजन है कि क्रिप्टो करेंसी का जो है उस पर आप पता नहीं कर सकते कि आखिर क्रिप्टो करेंसी किसने जारी किया था। राइट, क्रिप्टो करेंसी के नियमन इसलिए जरूरी कि क्रिप्टो करेंसी का जब रेगुलेशन होगा, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से एक देश दूसरे देश को पैसा देंगे, या मान लेते हैं कि भारत में बैठा व्यक्ति किसी विदेशी को पैसा देगा, तो ऐसे कंडीशन में उसका इलीगल यूज अधिक किया जा सकता है, क्योंकि वो सरकार की पहुंच से बाहर होती है क्रिप्टो करेंसी। तो ना तो सरकार को उससे टैक्स मिलेगा, साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधि के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही साथ हथियार खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, देश में हिंसा फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी का नेगेटिव सेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सरकार के नियमन से बाहर है, सरकार को कोई जानकारी नहीं होगी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किस व्यक्ति ने किसको कितना पैसा दिया। तो देश में अस्थिरता कायम करने में क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी भूमिका हो सकती है। इसलिए जयंत कुमार समिति बनी है और वही डिसाइड कर रही है कि आगे क्रिप्टो करेंसी का नियमन किस तरह से होना चाहिए। अब अगेन देखो, ये जेल सुधार को लेकर के, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के मैंने 2-3 आपको न्यूज़ दिखाया आज का। ये जेल सुधार को लेकर के एक कॉन्क्रीट न्यूज़ है, इसको जरूर आप लोग पढ़ें, पूरा पढ़ें आप लोग। मुझे समय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं डिटेल्स इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लें। कुछ डाटा दिया हुआ यहाँ पे, इसको भी जरूर आप लोग देख लेना। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में चुना गया भारत जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में चुना गया है। 4 वर्ष के लिए भारत का चुनाव हुआ है। आपको पता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
अब देखो ये मुद्दा भी मैं लगातार चर्चा करता था आपसे कि डब्ल्यूटीओ में वैक्सीन पे बौद्धिक संपदा अधिकार में छूट का मुद्दा उठाएगा भारत। आखिर ये क्या मुद्दा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट छूट का मुद्दा भारत क्यों उठाएगा? उसका रीज़न है कि भारत की जो एक वैक्सीन है जो भारत में आई थिंक 80% लोगों ने लगाया है, उसको बोलते हैं कोविडशील्ड। मैक्सिमम आप लोगों ने कोविडशील्ड ही लगाया होगा। कोविडशील्ड जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को जो रिसर्च किया है वो रिसर्च किया था आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड दोनों मिलकर रिसर्च किया था और इसका निर्माण किया है सीरम। अब देखो इस पर रिसर्च किया है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च किया है। अब हो क्या रहा है, इसका भले ही निर्माण सीरम कर रहा है, सब कुछ बना रहा है सीरम में, लेकिन इसको जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है एस्ट्राजेनेका कंपनी दिया है। अब एस्ट्राजेनेका कंपनी चूंकि फार्मूला भारत को दिया, फार्मूला सीरम इंस्टीट्यूट को दिया, सीरम भले ही उसको बना रहा है लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सेदारी आप उसको देना होगा, एस्ट्राजेनेका को देना होगा। मान लो कि आज सारा का सारा वैक्सीन बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट, लेकिन एस्ट्राजेनेका जो है, एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है, इन्होंने फार्मूला दिया, इन्होंने रिसर्च किया था, तो इसलिए प्रत्येक वैक्सीन जो आज मिल रहा है, मान लेते हैं कि एक वैक्सीन आज मार्केट में 200 रुपये में मिल रहा, तो 200 रुपये में से 50 रुपये, 60 रुपये या 100 रुपये इनफैक्ट एस्ट्राजेनेका को जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया था। ये इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हमें विश्व से कोरोना समाप्त करना है तो विश्व के देशों में हमें अधिक से अधिक वैक्सीन देना पड़ेगा। इसके लिए भारत लगातार डब्ल्यूटीओ में मुद्दा उठाता है कि इसे जो है बौद्धिक संपदा अधिकार से छूट दिया जाए। इसका मतलब ये होगा कि जो कोविडशील्ड माध्यम से, कोविडशील्ड जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं इंडिया में, जो सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम पे एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनी को पैसा नहीं देना होगा। मान लेते हैं 200 रुपये में 100 रुपये एस्ट्राजेनेका कंपनी को दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मुक्त हो गया तो ऐसे कंडीशन में लोगों को ये सिर्फ 100 रुपये में ही मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये हमें एस्ट्राजेनेका को देना नहीं होगा, यानी दाम इसका एक तरह से आधा हो जाएगा। आधा होगा तो विश्व के अधिक से अधिक देशों में, ये विश्व के गरीब देशों में, अफ्रीका के देशों में, सोमालिया जैसे देशों में ये वैक्सीन लग पाएगा लोगों को। तो इसलिए भारत मुद्दा उठाता है कि इंटेलेक्चुअल फ्री राइट कीजिए, बौद्धिक संपदा से छूट दीजिए ताकि अधिक से अधिक सस्ता मिल सके और विश्व के सभी लोगों को ये वैक्सीन लग सके। देखो एक बात याद रखना, कोरोना कहीं भी पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। कोरोना किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी देश में पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, चीन हो या कोई भी देश हो। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखो जब भी इस तरह का कोई द्वीप वगैरह चर्चा हो तो उस द्वीप का जाकर लोकेशन देख लेना चाहिए। सोलोमन द्वीप का आप लोग लोकेशन देख लो, लोकेशन राजधानी हो सके तो वहां के राष्ट्रपति के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक कॉन्क्रीट आपके पास नोट होना चाहिए, राइट। तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डिटेल से मैंने एनालिसिस नहीं किया, मुझे समय नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो एनालिसिस मैंने कर दिया आपके साथ, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था उसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर दी कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग पढ़ लेना। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।